नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN टीवी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। भाजपा नेता व निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला ने स्पष्ट किया है कि वह भी आगामी विधानसभा चुनाव में लालकुआं सीट से पार्टी टिकट के दावेदार हैं। उनका कहना है कि वह वर्षों से क्षेत्र की जनता के बीच रहकर समाज सेवा और संगठन के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। यही कारण है कि जनता और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में देखते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी नेतृत्व जनता की भावनाओं और कार्यकर्ताओं की राय को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि बिंदुखत्ता राजस्व गांव आंदोलन क्षेत्र के हजारों लोगों की भावनाओं और अधिकारों से जुड़ा विषय है। बिंदुखत्ता का स्थानीय निवासी होने के नाते वह शुरू से इस मांग के समर्थन में रहे हैं और समय समय पर आंदोलन को नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग देते रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि वह बिना किसी सरकारी पद के भी लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते रहे हैं। कमलेश चंदोला ने कहा कि उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन हमेशा जनता के बीच बीता है। चाहे किसी परिवार का सुख दुख हो, सामाजिक आयोजन हो या जनहित का कोई मुद्दा, वह लगातार लोगों के साथ खड़े रहे हैं। टिकट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें अवसर देती है तो जनता का आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत होगा। वहीं यदि पार्टी किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट देती है तो वह पूरी निष्ठा के साथ भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए संगठन सर्वोपरि है। लालकुआं विधानसभा की जनता के नाम संदेश देते हुए कमलेश चंदोला ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि जनसेवा है। वह क्षेत्र के विकास, युवाओं के भविष्य और जनहित के मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्ष करते रहेंगे तथा जनता के विश्वास को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। देखिए DNN टीवी का वरिष्ठ भाजपा नेता कमलेश चंदोला के साथ खास इंटरव्यू। जनता पार्टी ने टिकट दिया तो आप बिंदुखत्ता की जनता के साथ किस तरह इनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए साथ रहेंगे? देखिए जीवनदा, ये बिंदुखत्ता की समस्या नहीं है, ये हर आम जनमानस की समस्या है। हर व्यक्ति जो कि यहाँ पर लगभग 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं और विगत 80-85-90 सालों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन की जो गाड़ी कमाई है, चाहे वो भारतीय बिंदुखत्ता मिनी उत्तराखंड है और यहाँ पर आप पूरा उत्तराखंड के विभिन्न जगह से हर व्यक्ति यहाँ पर निवास करता है। यह हर व्यक्ति की अपनी अंदर की पीड़ा है, अंदर की समस्या है, अंदर का दर्द है। अगर मैंने इसमें सहयोग किया, समर्थन किया है तो यह मेरी अपने, क्योंकि मैं भी बिंदुखत्ता वासी हूँ, यह भी मेरा अपने का अंदर का भी दर्द है। क्योंकि अगर इतनी गाड़ी कमाई यहाँ पर लगा दी है, अपना पूरा जीवन 3-3, 4-4 पीढ़ियां यहाँ पर उन्होंने बिता दी हैं, तो उनका हक ये बनता है और इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ। चाहे जिस भी तरह से उनकी समस्या का समाधान होता है, जिस तरह से भी बिंदुखत्ता एक राजस्व गांव की भूमिका में आ पाता है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 1600 गांव अब तक जो है राजस्व गांव बन चुके हैं। सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तो निश्चित रूप से बिंदुखत्ता भी उसी मुहिम का एक हिस्सा है। उसी पर वनाधिकार अधिनियम जो 2006 आया था, उसके तहत आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी, यह पूर्ण विश्वास है। और मैं उनके साथ जिस भी तरीके से इस समस्या का समाधान होता है, जिस तरीके से राजस्व गांव की प्रक्रिया पूरी होती है, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। यह मैं आपके इस DNN टीवी के माध्यम से भी आश्वस्त करता हूं और जितने भी लोग मेरे को आपके इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुना, उनको भी आश्वस्त करता हूं कि जिस भी तरीके से इस राजस्व गांव की प्रक्रिया को अग्रिम हम पंक्ति में ले जा सकते हैं, वो मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, आपने समाज सेवी के रूप में अपनी एक पहचान जो स्थापित की है, अब तक आपने समाज के प्रति कुछ खास बिंदु बताइए, कुछ खास ऐसी बातें बताइए जो आपने इस समाज के लिए अभी तक की हैं। देखिए, मैं भी आपकी तरह, जैसे मैं बताया था कि मैं भी आपकी तरह एक सामान्य परिवार से निकला हुआ हूँ और हम भी क्योंकि मेरे पिताजी जो है भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, सूबेदार मेजर से जगन्नाथ चंदोला जी, और 1992 में रिटायर्ड हुए थे। और जैसा कि हम लोग उत्तराखंड और पहाड़ से आते हैं, तो हम लोगों का जो है मेन फोकस ये रहता है कि किसी की तरह भारतीय सेना में हम लोग एंट्री पा लें, भारतीय सेना में भर्ती हो जाएं, उसके बाद अपने जो है जीवन का पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो उसी के तहत देखिए, मैं भी जब
उसमें गया तो मेरा ये लगा कि मुझे काम करना है, तो मैंने बीएससी और बीएड किया, उसके बाद मैंने एमए किया और मेरे साथ के सभी लोग अभी लेक्चर हैं। लेकिन मुझे ये रहा कि मुझे जन सेवा में जाना है, तो जन सेवा में नहीं जाना है, मुझे अपना व्यापारिक रूप से मैंने अपना जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट करा। उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं थोड़ा सा कुछ अगर अच्छा अचीव कर रहा हूं तो मुझे सामाजिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि देखिए पेट तो हर कोई भरता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि सामाजिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। और सामाजिक कार्यों में सहयोग करना मैंने प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे लोगों ने वो राजनीति से जुड़ता गया और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग व्यक्तिगत साधनों से हर उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते, लेकिन जब हम पद पर रहते हैं तो निश्चित रूप से जो है कई सारे काम जो होते हैं जनता के वो कर सकते हैं। तो मेरा रुझान रहा है कि मैं व्यक्तिगत संसाधन तो मैंने अभी तक बहुत प्रयास किए हैं। चाहे आप देख लीजिए, मैंने ट्यूबवेल के लिए भूमि दान करा लगभग 3000, ये 2012-13 की बात है, जब उससे मुझे राजनीति से ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे दान करना चाहिए। इसके अलावा मैंने कई जगह मंदिरों के लिए जमीन दान किया, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करा। उसके अलावा कई युवा जो हमारे साथी थे, युवा बच्चे थे जो कि थोड़ा मार्ग से भटक रहे थे, तो उनके लिए मैंने कई सारे आगे के जो है मार्ग है प्रशस्त करे। और उसके अलावा कहे कि हमारे कई सारे बच्चे अभी कई फॉरेन्स में हैं, कई विदेश में नौकरी कर रहे हैं जो कि मेरे गाइडेंस में है, और कई लोग यहाँ पर भी अच्छी जगह पर इस तरह पोस्टिंग पाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से हर हमेशा और मेरी स्वीकृता ये रही कि मैं समाज का अंग बन के रहूं। अगर थोड़ा हमने बेटर अचीव कर लिया है तो कई लोगों को साथ में लेके चल रही मेरी जो है अंदर का अंतर्मन है कि मैं सब लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ूं। देखिए, लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी और नशाखोरी का इतना प्रकोप बढ़ गया है, तो आप अगर लालकुआं विधानसभा की जनता ने आपको चुनकर विधानसभा में भेजा तो किन किन समस्याओं का आप प्रमुखता के साथ यहाँ समाधान करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है पहाड़ी भालू से हैं और सैनिक बाहुल्य प्रदेश हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है सैनिक बाहुल्य माना जाता है। उसके अलावा देखिए रोजगार की समस्या तो है ही, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से जनसंख्या घनत्व तो बढ़ा है उस हिसाब से रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत हद तक कई सारी नियुक्तियां निकाली हैं। और आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री हर महीने अपने हाथ से कितने नियुक्ति पत्र आवंटित कर रहे हैं, कितने नियुक्तियां दे रहे हैं। उसके अलावा क्या है कि, और दूसरा ये है कि जो गोला है हमारी जीवनदायिनी है और हर दूसरा परिवार गोला से भी, खनन कार्य से भी जुड़ा हुआ है। उसके अलावा क्या है कि हम लोग जो है, ये जो हमारा प्रदेश है यहाँ पर पर्यटन के भी कई सारे आयाम जो है स्थापित होने बाकी हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लोग कई सारे नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या है कि बेरोजगारी, जैसा कि आपने बताया कि इस मुख्य समस्या है, लेकिन हमारे नजदीक में सिटकुल है, सेंचुरी है, मदरसा मोटा हल्दू में महावीर औद्योगिक संस्थान है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे युवा साथी जो है वहां पर अभी वर्तमान में जो है नौकरी पेशा का कार्य कर रहे हैं, और आगे भी यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। और जो भी नए आयाम होंगे वो, और जो भी नए प्रयास होंगे उनका करने का प्रयास रहेगा। तो आप प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार से आस लगाए बैठे हैं और प्रबल दावेदार के रूप में यहाँ अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं। देखिए, अभी आपने गौला नदी का सवाल उठाया, तो गौला नदी से हर साल यहाँ के लोगों की ज़मीनें, मकान सब बह जाते हैं। बट अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी पहुंची थी, तो उन्होंने कहा था कि ब्रिडकुल से इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा, लेकिन अभी तक ब्रिडकुल के किसी भी कर्मचारी ने गौला नदी में कदम नहीं रखा है। तो इस पर आप क्या प्रयास करने जा रहे हैं? देखिए, हर साल सरकार अपने तरफ प्रयास कर रही है, प्रयास जारी, हर साल तटबंध बनते हैं और लंबे समय से तटबंध बनते आए हैं। लेकिन उससे काफी कुछ जो है कटाव, भूमि का जो कटाव है वो रुका हुआ है। लेकिन जो स्थायी एक प्रतिरोधक जो वॉल है उसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। तो मेरा तो प्रथम प्रयास रहेगा कि गोला जहां से अभी यह कटाव प्रारंभ करती है वहां से स्थगित तटबंध बनाया जाए। और ये जरूरी नहीं कि हर साल तटबंध बनाया जाए, तटबंध ऐसे हो जो स्थायी हो और मजबूत हो और जो इस बहाव, इस पानी को रोकने में समर्थ हो। क्योंकि हर साल
सरकार पैसा दे रही है, इस मद में हर साल पैसा आ रहा है। आप देख लो विगत 15 सालों से तो मेरी नॉलेज में है कि मेरी जानकारी में है कि हर साल यहाँ पर पैसा आता है, लेकिन सरकार प्रयास भी हर साल तटबंध बनाती है, लेकिन उसका स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया। तो प्रयास रहेगा कि इस तरह का कार्य किया जाए कि आधा किलोमीटर ही या 1 किलोमीटर हर वर्ष बने, लेकिन वो इस तरह की वॉल बने कि जो कि हर साल बह जा रही है। ऐसा काम ना हो कि आपने पैसा आया तो तटबंध बने, वो तटबंध स्थायी नहीं बन पा रहे हैं, तो उस ओर मेरा करने का प्रयास रहेगा। और दूसरी बात, जैसा कि आपने बताया कि हर परिवार यहाँ पर खनन से जुड़ा हुआ है, और खनन में क्या होता है, हर साल रेट को लेके हर साल स्टोन कैसर्स और वाहन स्वामियों के बीच तकरार होता है। तो उसका स्थायी निदान प्लस उचित जो है उनको रिटर्न मिलना चाहिए, उचित उनको किराया मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी, क्योंकि एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी लेकर हर परिवार लगा हुआ है, तो उसका निश्चित रूप से स्थायी समाधान होना चाहिए। और रेट को लेकर हर बार जो लड़ाई होती है उसके लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास रहेगा। देखिए, लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में कई दावेदार यहाँ अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच आपकी जो पैठ है उसे देखते हुए लगता है कि आप भी प्रबल दावेदार हैं। तो देखिए, जो आपका चुनावी घोषणा पत्र होगा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अलावा, उसमें आपके स्थानीय मुद्दे उस घोषणा पत्र में क्या होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है ना, जितने लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, देखिए अपने भाग्य आजमाए, मैं तो हर बार कहता हूँ, अपने भाग्य आजमाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। देखिए, मोहनदा हमारे जो हैं वर्तमान में इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो हर व्यक्ति जो विधायक बनता है उनका प्रथम प्रयास ये रहता है कि वे अगली बार भी उनको मौका मिले। देखिए, मैं तो हमेशा पार्टी का एक अनुशासित सिपाही रहा हूं, आगे भी एक अनुशासित सिपाही की तरह ही मैं काम करूंगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं वर्तमान विधायक होता तो मेरा प्रयास होता है कि अगली बार मुझे ही टिकट मिले। इसी कड़ी में पिछली बार नवीन दुमका जी थे, उन्होंने काफी सारे बहुत अच्छे काम हमारे क्षेत्र में किए, आपको उनसे भली भांति अवगत होंगे। उसके बाद मोहनदा वर्तमान में भी निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है कि पार्टी की अपनी कसौटियां होती हैं, अपना मानदंड होता है, और भारतीय जनता पार्टी तो स्वीकार्यता के बेस पर, देखिए 2017 में जब प्रकाश पंत जी अभी स्वर्ग से उधार गए और उनके भगवान जहाँ भी है, जहाँ कहीं भी हो, उनकी वो अपने सर्वोच्च चरणों में उनको स्थान दे, वो आए थे। उन्होंने पूरे 5 साल यहाँ पर तैयारी करी, पूरा 5 साल उन्होंने अपनी टीम और अपना मैनेजमेंट किया। उसके बाद पार्टी की स्वीकार्यता नहीं देखी गई तो उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह पर नवीन दुमका जी को टिकट गया, क्योंकि नवीन दुमका जी यहाँ पर जो है पार्टी के प्रबल दावेदार, पर उनकी स्वीकार्यता समाज में बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे जो है हेमंत द्विवेदी जी यहाँ पर पिछली बार उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पर समाज हित में किए और निरंतर यहाँ पर सक्रिय भी थे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उस समय ये देखा गया कि स्वीकार्यता मोहनदा की ज्यादा है, मोहन सिंह बिष्ट जी की ज्यादा है, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी की ज्यादा है, तो उनको टिकट दिया गया। देखिए, पार्टी सर्वे कराती है और पार्टी हर व्यक्ति को, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज इतने लगभग 22 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो केवल स्वीकार्यता के बेस पर है। भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट उस व्यक्ति को देती है जिसकी स्वीकार्यता सर्वोपरि है, लेकिन उसमें यह काउंट नहीं करता है कि आप पार्टी की जो है वर्तमान में है या पूर्व में थे, वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये रहता है कि जो व्यक्ति की स्वीकार्यता जो भारतीय जनता पार्टी के पैनल में फिट बैठता है, जिसके सर्वमान्य, जिसकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा होती है, भारतीय जनता पार्टी उसी को अवसर देती है। और निश्चित रूप से इस जो कसौटी है, अगर उससे सारा पैरामीटर से पूरे होते हैं तो उस पर जो है वो टिकट का आवंटन करती है। विगत आप कई बार से ये देख रहे होंगे, इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 60 जो सीटों का लक्ष्य है उसको लेकर चल रही है। निश्चित रूप से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस पर काम कर रहे हैं और सब जगह निरंतर सर्वे चल रहा है। ऐसा नहीं कि टिकट का आवंटन जो भी होगा वो सर्वे के बेस पर ही होगा। और तीसरी बार सरकार बनने जा रही है तो उनको पता है कि सरकार के गठन किस तरह से होना है, तो इसमें कतई कोताही नहीं बरती जाएगी और हर व्यक्ति
देखिए दावेदारी आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। जो भी इस छप्पन लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत आता है, हर व्यक्ति को दावेदारी करने की पूरी छूट है, अपने भाग्य आजमाने की पूरी छूट है। लेकिन पार्टी की कसौटी, पार्टी के मानदंड पर कौन खरा उतरता है, उसके बेस पे पार्टी टिकट का निर्धारण करती है। अगर मैं पार्टी की कसौटी पर खरा उतरूंगा तो निश्चित रूप से पार्टी मुझे मौका देगी। अगर खरा नहीं उतरता हूं तो पार्टी का एक अनुशासित सिपाही, ईमानदार सिपाही होने के नाते जिसके हाथ में कमल का फूल मिलेगा उसके साथ हम लोग चल पड़ेंगे। देखिए 2012 है, गया 2017, 2022, अब तो 2027 आ रहा है। निरंतर मैंने तैयारी भी कर रखी है और पार्टी से टिकट का जो है दावेदारी भी की है। लेकिन जैसा कि इससे पहले भी जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें हो सकता है कि मैं पार्टी कसौटी पर खरा न उतरा हूं, तो अन्य लोग मेरे से सीनियर थे, मेरे वरिष्ठ थे, मेरे अग्रज थे, और जो जिन्होंने मेहनत पार्टी के लिए की थी, और पार्टी की कसौटी पे वो लोग, पार्टी की जो है रूपरेखा थी उस पर वो लोग खड़े उतरे थे, तो उनको मौका दिया गया। तो इस बार दावेदारी मैंने पूर्णतः की है और मैं अभी 3 दिन पहले सीएम साहब से भी मिला, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है। तो हर तरह से लगता है कि दावेदारी पूरी तरह से है। बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह की दावेदारी है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का इधर पार्टी की स्वीकार्यता यहाँ पर मेरी पड़ती है। देखिए, आप बिंदु खत्ता की जनता, लालकुआं विधानसभा में बिंदु खत्ता एक सबसे बड़ा गांव है और बिंदु खत्ता के लोग राजस्व गांव के लिए लगातार आंदोलित हैं, और आपने भी बिंदु खत्ता की जनता के लिए अच्छा सहयोग भी उन्हें दिया है इस बीच। और आप बिंदु खत्ता के राजस्व गांव आंदोलन को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो खुद अभी बिंदुकत्ता वासी हूँ और आप हमारे बिंदुकत्ता आवास पर आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो एक्चुअली ये पीड़ा बिंदुकत्ता के हर व्यक्ति की है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत नहीं है। और जिनकी 4-4 पीढ़ियां यहाँ पे निकल गई हैं और वो लोग निरंतर राजस्व गांव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि यह लड़ाई आपकी जो है व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह का भी सहयोग और जिस तरह की भी उम्मीद वो मेरे से रखते हैं, मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और देखिए, सहयोग तो मैं हर हमेशा किया, ये पहला सहयोग नहीं है कि आप समझे कि राजस्व ग्राम की ये लड़ाई थी इसमें मैंने सहयोग किया। इससे पहले भी मैंने निरंतर जो भी व्यक्ति मेरे पास आया उसका सहयोग करने का प्रयास मैंने किया है, और आगे भी वो प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि किस तरह के लोग मेरे पास आते हैं, किस तरह से मेरे को। देखिए, हर आदमी बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा, बड़ी विश्वास के साथ आता है। अगर हम उसी कसौटी पे खरा उतरते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर वो भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो उसी आशा, उसी विश्वास के साथ मैं हर व्यक्ति का सहयोग और मदद करने की प्रयास मैंने किया है, वो जो निरंतर आगे भी जारी रहेगा।